हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 पर्यावरण प्रैक्टिस सेट का ये दूसरा वीडियो। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, रेड डाटा बुक का संबंध किस संस्थान से है? आपको पुराने वीडियो में भी ये प्रश्न मिला हुआ था। तो रेड डाटा बुक जो है इसका संबंध किस संस्थान से है? तो ये जो है IUCN से इसका जो है संबंध है। पुरानी वीडियो में आपने ये पढ़ा था कि IUCN का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड के किस शहर में? ये ग्लैंड शहर है। ग्लैंड शहर नामक स्थान पर इसका जो है मुख्यालय है। अब ये करता क्या है? ये बहुत सारे पौधों, पशुओं और जातियों का संरक्षण करता है। और इसके लिए ये एक रेड डाटा बुक जारी करता है। कौन? IUCN। और इसमें क्या है, लगभग 9 प्रकार की जो है उन्होंने लिस्ट बना रखी है। जैसे संकटग्रस्त जातियां और विलुप्त जातियां, कम जोखिम जातियां। तो इस तरह के लगभग 9 प्रकार की उन्होंने क्या है, लिस्ट बना रखी है। अब हमारे इंडिया से भी बहुत सारी जो जातियां हैं इस रेड रेड डाटा बुक की संकटग्रस्त जातियों में शामिल है। उसमें से जैसे हम माने कि गंगा डॉल्फिन हो गई है, इसके बाद हमारी गौरैया है, एशियाई हाथी है, और इसके बाद बंगाल टाइगर है, और घड़ियाल है। और ऐसे ही बहुत सारे हैं, लेकिन ये मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए कि गंगा डॉल्फिन हो गई, गौरैया हो गई, एशियन हाथी और घड़ियाल, और ये जो बंगाल टाइगर, ये जो है रेड डाटा बुक में IUCN की लिस्ट में हमारे भारत से शामिल है। अब आगे बात करते हैं कार्बेट टाइगर रिजर्व। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश जो है परीक्षा का। तो ये सबको पता होगा कि कार्बेट जो है टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। ये हमारे उत्तराखंड में है। अब हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना के समय इसका नाम जो था, हैली नेशनल पार्क के नाम से इसका जो है इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर जो है भारत में सबसे ज्यादा जो टाइगर किस टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं, वो हो जाएगा कार्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आगे बात करते हैं गज तमे हाथी प्रोजेक्ट। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस तरह के कई प्रोजेक्ट पूछे जाते हैं, तो इस दृष्टि से इसे हमें एक याद रख लेना एक क्वेश्चन की तरह। तो 1992 में ये गज तमे हाथी जो है प्रोजेक्ट ये लाया गया था। और ये हाथियों के आवास को, जैसे हाथी जो है इनका ऑब्जर्व किया गया कि किस रास्ते से जंगल से होकर निकलते हैं, उस गलियारे को सुरक्षित रखा गया इस प्रोजेक्ट के तहत। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है? ये झारखंड राज्य से स्टार्ट हुआ था। तो ये याद रखना है हमें, गजतमे हाथी प्रोजेक्ट 92 से झारखंड से स्टार्ट हुआ था। आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो घड़ियाल प्रजनन परियोजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो घड़ियाल प्रजनन परियोजना का शुभारंभ जो है हमारे उड़ीसा राज्य से हुआ था। इसको हमें याद रखना है। आगे, ओलिव रिडले टर्टल भारत के किस राज्य के समुद्री तट में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलिव रिडले अक्सर पूछा जाता है, और ये आपको आपने पढ़ा होगा। उड़ीसा के तट पर ये जो है पाए जाते हैं। बेसिकली हम माने इंडिया हम देखते हैं, तो इंडिया के जो ये वाला हमारा पूर्वी तट है, तो पूर्वी तट में सबसे ज्यादा हमारे पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पश्चिमी तट में भी पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ? उड़ीसा में ये पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। इसके साथ साथ आगे हम बात करते हैं, वेम्बनाड आर्द्र भूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये ऑप्शन है आपके, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, केरल में है, या आंध्र प्रदेश में है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा केरल में। और इस केरल में वेम्बनाड नामक क्या है, एक झील भी है। हमारी क्या है? वेम्बनाड एक झील भी है। उसी के आसपास का क्षेत्र जो है वेम्बनाड आर्द्र भूमि जो है कहलाता है। आर्द्र भूमि को ही हम रामसर साइट कहते हैं। रामसर साइट में शामिल होते हैं जो आर्द्र भूमि रहते हैं। और ये रामसर समझौता, ये अक्सर पूछा जाता है कि रामसर समझौता जो है वो कब हुआ है। तो रामसर समझौता जो है, ये देखिए अगला प्रश्न भी है कि रामसर समझौता कब हुआ है। ये 1971 में ईरान में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? इसमें इस समझौते में बात ये की गई कि विश्व में जितने भी वेटलैंड हैं, आर्द्र भूमि हैं, जिसमें
आसपास पानी वाले क्षेत्र हैं उनको संरक्षित रहने की इसमें बात रखनी की गई थी कि हमें उन्हें संरक्षित रखना है, उनका अलग महत्व है। उसमें प्रजातियां, कई सारे पक्षी, पशु पक्षी का आवास स्थल पाया जाता है। इसलिए रामसर समझौता जो ईरान में हुआ था 1971 में, उसमें आर्द्र भूमि की जो है सुरक्षित रखने की बात हुई थी। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, तो भारत में पर्यावरण संरक्षण संबंधी अधिनियम कब बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में बना है। इसको हम भारत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो यही हम और भी हम देख लेते हैं कि बहुत सारे अधिनियम पूछे जाते हैं। तो यही हम बात कर लेते हैं वन संरक्षण अधिनियम की। तो वन संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में बना था। कब बना था? 1972 में। इसी के साथ साथ जो है हम एक आता है वन्य जीव संरक्षण, ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे मध्य प्रदेश ईएसबी एग्जाम का। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है अ, वन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में आया है, और जो वन संरक्षण अधिनियम वो 80 में आया है। इसी के साथ साथ हम यदि जल संरक्षण अधिनियम या जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कहते हैं, वो हमारा 1974 में आया है। तो तीन हमारे चार क्वेश्चन हो गए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1986 में है। उसके बाद हम पहले आते जाते हैं, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में है, जल संरक्षण अधिनियम 1974 में है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब है? 1972 में है। इसके बाद जो है मेलघाट टाइगर रिजर्व, ये कहाँ स्थित है? ये टाइगर रिजर्व से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे। तो मेलघाट जो टाइगर रिजर्व है, ये हमारे महाराष्ट्र की अमरावती में जो है ये स्थित है। और यहाँ की विशेषता क्या है? यहाँ पर बंगाल टाइगर, जो इंडिया का फेमस टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर, उसकी यहाँ पर उसकी संख्या काफी पाई जाती है। तो महाराष्ट्र इसी के लिए जो है फेमस है, मेलघाट टाइगर रिजर्व में बंगाल टाइगर पाया जाता है। आगे बात करें, इसी के साथ एक और टाइगर रिजर्व जो है हम बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछ लिया जाता है कि हमारे इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, कौन सा है? तो वो जो है क्षेत्रफल के हिसाब से वो है हमारा हेमिस। हेमिस टाइग जो है नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा है, और ये किस रीजन में स्थित है? लद्दाख में। आगे बात करें नो क्रेक जैव मंडल क्षेत्र, तो नो क्रेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व, ये कौन घोषणा करता है इसकी? यूनेस्को घोषणा करता है। कौन घोषणा करता है? यूनेस्को। तो नोक्रेक जैव मंडल क्षेत्र जो है वो कहाँ पाया जाता है? आपका मेघालय में पाया जाता है। और मेघालय में आपको पता है गारो, खासी और जैंतिया, ये चोटियां पाई जाती हैं हिमालय की। इसमें गारो पहाड़ी पर जो है ये हमारा नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। आगे बात करते हैं कि हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो हॉट स्पॉट अवधारणा के प्रतिपादक आपके ऑप्शन हैं एन मायर्स, सी डार्विन, टॉन्सले या फिर ओडम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एन मायर्स, नॉर्मन मायर्स जो थे हॉट स्पॉट अवधारणा के प्रतिपादक थे। अब मैं हॉट स्पॉट बता दूं क्या कहलाता है। तप्त स्थल बोला जाता है इसे हिंदी में, और हॉट स्पॉट लिखा हुआ भी आता है। हॉट स्पॉट क्या कहलाता है? आप जैसे आ, इंडिया की बात करें, ये मैं आधा उसका मैप बना देता हूँ। इंडिया में कहीं भी जो अधिकतर जहाँ जैव विविधता पाई जाएगी, बहुत अधिक पाई जाएगी, वहाँ उसको हॉट स्पॉट जो है क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो हमारे इंडिया में जैसे हमारा ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र हो गया, और इसके साथ साथ जो है ये इधर हिमालयन का क्षेत्र हो गया, और एक इंडो वर्मा क्षेत्र, तीन हमारे, एक हिमालय का क्षेत्र, एक इंडो वर्मा क्षेत्र यानी म्यांमार वाला क्षेत्र, और एक जो पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, ये तीन क्षेत्र जो हैं हमारे हॉट स्पॉट में आते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसके बाद जैव विविधता शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? इसको डायरेक्ट एज टू एज याद कर लेना है। ओ विल्सन के द्वारा जैव विविधता शब्द का प्रतिपादन किया गया है। अब आगे प्रश्न है कि जैव विविधता कितने प्रकार की होती है? तो जैव विविधता जो है तीन प्रकार की होती है, हमने पुराने वीडियो में देखा था। जैव भार के आधार पर, और ऊर्जा के स्तर के आधार पर,
और एक ऊर्जा के स्तर के आधार पर। लेकिन ये एक पिरामिड है वो ऊर्जा का, लेकिन जैव विविधता भी है वो जातीय, प्रजाति और आनुवांशिक, ये 3 प्रकार की पाई जाती है। वो हमने पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार बताए हैं 3, और ये जो है जैव विविधता है 3 प्रकार की। भारत में पर्यावरण नीति कब लाई गई है? भारत में पर्यावरण नीति जो है ये अभी 2006 की नीति चल रही है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे ये प्रोटोकॉल बहुत सारे आते हैं, तो प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित एक प्रोटोकॉल है, जिसमें ये चर्चा हुई थी कि हमें ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम से कम करना है। इसका सही उत्तर है ग्रीन हाउस गैस। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो, क्योटो जो जापान की राजधानी है, जापान में ये प्रोटोकॉल हुआ था और ग्रीन हाउस गैस के संरक्षण से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि ग्रीन हाउस गैस का जो है कम से कम जो है उत्पादन हो, जिससे ओजोन परत का संरक्षण जो है वो हमारा जो है स्थापित हो सके। ओजोन में जो छिद्र देखा गया था अंटार्कटिका में, ओजोन की जो है मोटाई घटती जो है समस्या थी, उसके लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें कहा गया ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2 है, सबसे जो है इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है, उसका कम से कम जो है उत्सर्जन हो। तो ये जो है प्रोटोकॉल इससे संबंधित है ग्रीन हाउस गैस से। इसके साथ साथ कुछ और प्रोटोकॉल हैं, जैसे स्टॉकहोम। ऐसे स्टॉकहोम एक प्रोटोकॉल है जो पर्यावरण से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। इसके साथ साथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी जो है आपका ओजोन परत से संबंधित है। इसके बाद जो क्योटो प्रोटोकॉल भी जो है ओजोन और इसके साथ साथ CO2 के उत्सर्जन को कम करना या ग्लोबल वार्मिंग, इससे संबंधित ये क्योटो प्रोटोकॉल है। आपको ये जो है याद रखना है। आगे अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? या फिर से आ गया ये हमारा क्वेश्चन। तो ये जो है हमारे CFC से है, कि वही ओजोन का जो है संरक्षण है, CFC सबसे ज्यादा जो है हानि पहुंचाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है CFC से संबंधित है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला नाभिकीय ईंधन कौन सा है? यूरेनियम है, इरिडियम है, प्लूटोनियम है या थोरियम है? ये प्रश्न एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है थोरियम। और जो थोरियम नाभिकीय ईंधन के सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? हमारे केरल राज्य में। केरल में एक बालू जो पाई जाती है मोनाजाइट, कई बार पूछ लिया जाता है कि किस बालू में जो है पाया जाता है, तो केरल की मोनाजाइट बालू में। और केरल के साथ साथ जो थोरियम है, हमारे आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में, और इसके साथ साथ जो है वेस्ट बंगाल में हमारा जो है नाभिक नाभिकीय ईंधन जो थोरियम है, उसके प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, ओजोन क्षेत्र का जो कारण क्या था? इसका हमें पता है कि एसिटिलीन, एथिलीन, CFC या मीथेन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हमारे जो AC रेफ्रिजरेटर से निकलती है गैस, वो ओजोन परत के छिद्र का कारण था ये। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, ये हमने पढ़ लिया है। जल प्रदूषण जो है निवारण अधिनियम जो है 1972 में ये जो है हमारा लागू हुआ था। ये हमारी भारतीय सरकार द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और हमने पुराने प्रश्न में ये भी देखे थे कि वन जो संरक्षण अधिनियम है वो 1980 में लाया गया था। भारत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में लाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में है। इसके साथ साथ उन ये जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में है। और 1972 में जो है ये कौन सा है? वन्य जीव। ये दोनों में अंतर है, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में ये लाया गया था। आगे आगे देखते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। कागज, भोजन अपशिष्ट, इसमें सी नंबर इसी में है। और ये कीटनाशक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कीटनाशक। एक बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जिसका अपघटन प्रकृति द्वारा नहीं हो पाता है। प्रकृति में वो चीज जाएगी तो उसका अपघटन नहीं कर पाएगी। जैसे कीटनाशक होते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं, उनका अपघटन नहीं हो पाता है, जो हमारे जमीन को, मृदा को जो है नुकसान पहुंचाते हैं और उसको बंजर करते हैं धीरे धीरे। कौन सा प्रदूषण
अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो इसके ऑप्शन है फ्लोराइड जो है प्रदूषण, पारा, आर्सेनिक या कैडमियम। इसका सही उत्तर है फ्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि नॉक नी सिंड्रोम, तो आप नी से समझ गए होंगे कि किसी व्यक्ति के घुटने जो हैं वो विकृत स्थिति में होते हैं और सीधा खड़ा होता है तो वो जोड़ जोड़ नहीं पाता है वो, यानी खड़े होने पर विकृत स्थिति जो है घुटने की, पैरों की, फ्लोराइड जो है इसकी विषाक्तता फ्लोराइड प्रदूषण के कारण होता है। इसी के साथ साथ दो तीन जो है पारे जो है, ये पारा जो है, पारे की विषाक्तता के कारण जो है कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग होता है, ये अक्सर पूछा जाता है। और इसी के साथ साथ जो कैडमियम की विषाक्तता है, तो कैडमियम विषाक्तता जल में घुल जाती है, उसके थ्रू जो है शरीर में जाती है, तो ये एटाई एटाई एक रोग जो है होता है। किसके द्वारा? कैडमियम की विषाक्तता के कारण। और आर्सेनिक भी जल जल प्रदूषण के लिए जो है बहुत उत्तरदायी है। आर्सेनिक से जल प्रदूषण होता है। आगे बात करते हैं ग्रीन मफलर की। तो ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ग्रीन मफलर आपने सुना होगा कि जब सड़कें होती हैं, कि जब दो सड़कें जाती हैं तो बीच में जो है उनके बहुत सारे पेड़ लगा दिए जाते हैं, उससे जो है सड़क का नॉइस पोल्यूशन जो है कम हो जाता है, तो इसी को ग्रीन मफलर कहा जाता है। ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण को कम करता है। ये प्रश्न ये पुराना आ गया कि इटाई इटाई रोग जो है हमने पढ़ा है कैडमियम के लिए जिम्मेदार है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि इटाई इटाई रोग कैडमियम जो है बढ़ाता है, पारे से क्या है मिनी माता रोग होता है, इसके साथ साथ नोक नी सिंड्रोम फ्लोराइड के कारण होता है, और एक जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक क्या करता है? जल प्रदूषण से संबंधित है। तो अगला प्रश्न है, वैश्विक तापन में वृद्धि हेतु सर्वाधिक योगदान किस गैस का होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे जो है इम- उत्तरदायी गैस है, वह कौन सी गैस है? वह गैस है हमारी CO2 गैस। ध्यान रखना है इस उत्तर को। तो और हमने पुराना प्रश्न भी पढ़ा था कि जो CFC है, एक और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यदि आए तो वो ओजोन क्षरण से संबंधित है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी कौन सी है? ये CO2 गैस जो है उत्तरदायी है। जैव निम्नीकरण प्रदूषक, मतलब बायोडिग्रेडेबल जो है एक प्रदूषक जो है रबर, पारा, पॉलीथीन या प्लास्टिक, तो होना चाहिए नहीं है। जैव निम्नीकरण में जिसको नहीं बदला जा सकता है तो वो तो पारा, पॉलीथीन, प्लास्टिक हैं। लेकिन कौन सा जो है जैव निम्नीकरण जो है प्रदूषक है, वह है हमारा रबर। ऐसा प्रदूषक है जो जैव निम्नीकरण हो जाता है, प्रकृति द्वारा जो है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन पारा, पॉलीथीन, प्लास्टिक ये नष्ट नहीं हो पाते हैं। सबसे अधिक वायु प्रदूषण फैलाने वाला कौन सा पदार्थ है? तो ये आपको जो है जानना जरूरी है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन, या फिर SO2 इसमें लिखा हुआ है। इसमें सबसे अधिक जो वायु प्रदूषण जो है फैलाता है, वह कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। आपने देखा भी होगा कि सल्फर के जो है गैसों जो गाड़ियों के वाहनों से धुएं से जो निकलता है, जो पूरा हवा में पहले मिल जाता है और उसके बाद जो है वर्षा जो होती है तो वो अम्ल वर्षा कहलाती है, एसिड रेन कहलाती है, जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा हमारे पुरानी इमारतों जैसे ताजमहल जो है बहुत अधिक प्रभावित है। इससे एसिड रेन से या अम्ल वर्षा से। तो ये पूरा SO2 जो है प्रभावित करता है गाड़ी के धुओं से, इसमें एसिड रेन में। इसलिए वायु प्रदूषण फैलाने वाला एक प्रदूषक SO2 है। इसी के साथ साथ CO2 भी जो है अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार रहता है। CO2 अत्यधिक रहती है, मिल करके पानी के साथ जो है एक अम्ल बनाती है और अम्ल वर्षा में यह योगदान देती है। आगे, किस गैस को दम घोटू गैस कहा जाता है? दम घोटू मतलब जो है श्वास से संबंधित। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC या N2, ये आपको पता होगा। इसका सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कभी किसी कमरे में जो है ये प्रश्न आता है कि जलती हुई अंगीठी नहीं रखनी चाहिए किसी बंद कमरे में, तो क्या होता है? उस अंगीठी से जो गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और जिससे जो है एक जहरीली गैस है
और इससे जो है नींद आती है, मतलब यदि बंद है कमरा तो वो आदमी सो भी जाएगा, साथ साथ में फिर वो उठ नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो है जहरीली गैस से वो जो है आदमी खत्म हो सकता है। तो इसे जो है CO2 गैस जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्यों निकलती, अपूर्ण दहन, जो है अपूर्ण दहन कहलाता है, यानी पूरी तरह से ना उसका दहन हो पाना, इसलिए अपूर्ण दहन कहलाता है। इसी के साथ में बता दूं, जो गैस, जो आग होती है, कलर आपने देखा होगा, रेड होती है, ब्लू होती है, तो जो ब्लू कलर होता है वो पूर्ण दहन कहलाता है। आपने गैस सिलेंडर में देखा होगा कि ब्लू कलर निकलती है, मतलब पूरा जो है कार्बन के कण जल चुके हैं। अपूर्ण होते हैं तो लाल, पीली, अन्य रंगों की जो है निकलती है। आगे देखते हैं, प्रदूषण युक्त वायुमंडल किसके द्वारा स्वच्छ होता है। आपने देखा होगा दिल्ली में कितना प्रदूषण है, और अभी हाल ही में वहां वर्षा हुई है, तो क्या हो गया है, वायुमंडल स्वच्छ हो गया है। तो अब आप समझ गए होंगे, ये जो है इसका सही उत्तर जो है वर्षा है, ये वर्षा लिखा हुआ है ऑप्शन सी में। ये जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, वाहनों के पेट्रोल से जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है। वाहनों के पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु, अब कौन सी धातु का प्रयोग जो है पेट्रोल में होता है, जो है वायु प्रदूषण फैलाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, इसका उत्तर है लेड। आपको पता होगा पेट्रोल में लेड मिलाया जाता है, इससे इंजन की क्षमता बढ़ जाती है, तो टेट्रा इथिल लेड कहा जाता है इसी को। एंटी नॉकिंग या अपस्फोटन रोधी कहलाता है, इससे इंजन की क्षमता बढ़ती है। लेकिन क्योंकि ये वायुमंडल में जो है प्रदूषण फैलाता है, इसलिए अब जो पेट्रोल में इसको नहीं मिलाते हैं, और बाकी जो है ईंधन में इसे मिलाया जाता है, डीजल और भी अन्य जो है गैसोलीन, इन सब में मिलाया जाता है। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, भूकंप के दौरान वातावरण में कौन सी गैस निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर हम सोचते हैं कि इससे कोई गैस नहीं निकलती होगी, लेकिन जब भी भूकंप आता है, इससे जो है हमारी रेडॉन गैस, ये जो रेडॉन गैस है अत्यधिक मात्रा में निकलती है, और जो है प्रदूषण फैलाती है। तो ये जो है आज की वीडियो के प्रश्न थे, और कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और उम्मीद है, क्योंकि मैं इससे इसलिए कई सारे क्वेश्चन बताता हूँ रिलेटेड, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है अनिश्चित है, मतलब एक वीडियो से हम यदि बहुत सारे डायमेंशन को कवर करते हैं तो उससे पूरी संभावना रहती है हमारे क्वेश्चंस के आने की एग्ज़ाम में। तो इसी तरह जो है हमारे वीडियो यदि ये पसंद आते हैं तो लाइक करिए, और आपके दोस्त जो भी तैयारी करते हैं उन्हें शेयर करिए, और इसी से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।